पीरियोडिसिटी लेक्चर नंबर 3। आज हम रेडियस के बारे में स्टडी करेंगे। किसी भी न्यूक्लियर से उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट रहता है उसकी दूरी को ही उसका रेडियस कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि वेव नेचर का होता है, एक स्मॉल पार्टिकल होता है, एटम स्मॉल पार्टिकल होता है, साथ साथ में उसमें वेव का नेचर भी पाया जाता है, इसलिए इसकी बाउंड्रीज फिक्स नहीं रहती हैं, तो इसका कैलकुलेशन मुश्किल होता है। तो हम इसको बॉन्डेड स्टेट में ही क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एक स्मॉल साइज, दूसरा इलेक्ट्रॉन का वेव लाइक नेचर के कारण। तो इसलिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी हाइपोथेसिस को फॉलो करने लगता है। सो फाइंड रेडियस इन बॉन्डेड स्टेट। बॉन्डेड स्टेट में क्या क्या होते हैं, क्या कोवेलेंट रेडियाई होता है, आयनिक रेडियाई होता है, मेटेलिक रेडियाई होता है, और एक नॉट बॉन्डेड स्टेट टाइप का होता है क्या, वांडर वाल रेडियाई। तो कोवेलेंट रेडियाई क्या बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल को कहते हैं। इसमें होमो डायटोमिक और हेटेरोडायटोमिक आता है। होमो डायटोमिक में क्या होगा, H2Cl2 Br2 O2 F2 टाइप का मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करते हैं, जिसमें क्या होता है कि दोनों ओवरलैप किए होते हैं और इन दोनों के बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम क्रिस्टलोग्राफी से देखते हैं। उसके बाद इन दोनों के डिस्टेंस को, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसका बॉन्ड लेंथ लेते हैं और Ra प्लस RB इक्वल टू डी मान लेते हैं। और क्योंकि Ra और RB एक है तो Ra ही मान लेंगे, तो 2Ra इक्वल टू डी हो जाएगा और Ra इक्वल टू D/2 आ जाता है। तो Ra इक्वल टू D/2 कोवेलेंट रेडियाई के लिए आता है। अगर हेटेरोडायटोमिक में दो टाइप का केस होता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 ना हो। तो हेटेरोडायटोमिक में सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर बराबर हो, 0 हो, तो क्या होगा, जैसे कि PS3 का मॉलिक्यूल देखते हैं, इसमें 2.1 हाइड्रोजन का भी क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और फास्फोरस का भी 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। जब ये दोनों ओवरलैप करते हैं तो इन दोनों के बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को, जिसको हमने क्रिस्टलोग्राफी से देखा है, Ra प्लस RB इक्वल टू डी आता है। और इसमें जो ये डिस्टेंस है यही इनका रेडियाई होता है। लेकिन हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, सेम नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोजन और फ्लोराइड में देखें तो हाइड्रोजन क्या होता है 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरी करता है और फ्लोराइड में क्या होता है 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरी करता है। तो इसका जो क्या होता है, इसके बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसमें आयनिक कैरेक्टर आता है, और आयनिक कैरेक्टर के कारण इसमें अट्रैक्शन होता है चार्ज आने के कारण, तो इसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। तो इस बॉन्ड लेंथ में कम होने के कारण हम इसमें स्टीवेंसन शॉमेकर इक्वेशन से इसका रेडियाई निकालते हैं। तो वो क्या होता है, Ra प्लस RB जो कि नॉर्मल होना चाहिए था, से आयनिक कैरेक्टर आने के कारण कितना माइनस होगा, -0.09 XA माइनस XB इक्वल टू D। ये इसका क्या होता है, रेडियाई निकालने का फॉर्मूला है। और मस्ट इन एंगस्ट्रॉम, किसको, रेडियाई और डिस्टेंस को जो हमको क्या करना है, एंगस्ट्रॉम में पुट करना है, और पॉलिंग स्केल से ही इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू पुट करना है। अब देखते हैं वांडर वाल रेडियाई। वांडर वाल रेडियाई नोबल गैस मॉलिक्यूल विच आर नॉट इंटरेक्टेड, उसमें हम सब में निकालते हैं। तो सॉलिड स्टेट में हमको लाना पड़ता है। अगर गैस का निकाले तो भी उसको हम पहले सॉलिड स्टेट में लाके फ्रीज करेंगे, तो इसको हम सॉलिड स्टेट में ही निकालते हैं, इसको गैसियस स्टेट में नहीं निकालते। तो दो मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़े नहीं हैं, बस उसमें अट्रैक्शन फोर्स है, उनका वंडर वाल रेडियाई निकालते हैं हम। सॉरी, अट्रैक्शन फोर्स नहीं कहते हम, जो आपस में बॉन्डेड नहीं है उनके जो डिस्टेंस है, उनके जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम डी मान करके उसको पुट करते हैं वैल्यू को। क्योंकि ये दोनों मेटल है, मतलब सॉलिड है या फिर मेटल है, सॉरी मतलब कि नोबल गैस टाइप का है या फिर मॉलिक्यूल जो इंटरेक्टेड नहीं है उस टाइप का है, लेकिन दोनों सेम है, तो उस पर क्या होगा कि इनके जो रेडियस है वो तो दोनों का सेम होगा, तो R इक्वल टू डी होगा, तो R इक्वल टू D/2 हो जाएगा, जैसा कि कोवेलेंट के फर्स्ट में हमने पाया था। लेकिन उसमें क्या था, वो बॉन्डेड थे, उसमें ओवरलैपिंग था, इसमें ओवरलैपिंग नहीं है। मेटेलिक रेडियाई को अगर देखें तो मेटल क्या होता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। रेडियाई नॉट डिपेंड ऑन पैकिंग होता है, मतलब कि जैसे कि हम मेटल की 2D पैकिंग को देखें तो इसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 2 टाइप का पैकिंग पाया जाता है। लेकिन देखने वाली इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका रेडियाई जो है इनके पैकिंग पे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसमें Ra प्लस RB मतलब दो एटम के जो रेडियस है उनका जो आपस में अटैचमेंट है, उसके जो डिस्टेंस है
वो दोनों की क्या होगी, बराबर होगी। और मेटल सेम है तो क्या होगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू डी है, तो आर ए और आर बी तो सेम है, तो टू आर ए इक्वल्स टू डी, तो आर ए इक्वल्स टू डी अपॉन टू आ जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि कोवेलेंट में क्या होता है, ओवरलैपिंग हो जाता है, लेकिन क्या होता है मेटेलिक में क्या होता है, ओवरलैपिंग नहीं होता, वो आपस में बाउंड्री टच किए हुए रहते हैं। और वंडर वॉल्स में तो दूर दूर में रहते हैं, क्योंकि इसमें कोई टचमेंट का आवश्यकता नहीं है। तो वंडर वॉल्स रेडियाई कंपैरिजन में सबसे बड़ा होता है, फिर मेटेलिक, फिर आता है कोवेलेंट। कोवेलेंट सबसे छोटा होता है अगर इनमें कंपैरिजन किया जाए तो। आयनिक का खासकर इनसे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, इसको ध्यान रखने वाली बात है। इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट अगर हम जाए तो क्या होता है कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ते जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन पे अच्छा पकड़ बनाते जाएंगे, तो रेडियाई भी डिक्रीज होती जाएगी। तो हम जेड इफेक्टिव इंक्रीज होते जाता है इसमें, तो रेडियस डिक्रीज होते जाता है। जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, तो पीरियड में क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज तो रेडियाई डिक्रीज। अगर टॉप टू बॉटम जाए तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा, और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने से क्या होगा, रेडियाई इंक्रीज हो जाएगा। अब एक्सेप्शन केस देखते हैं, क्या होता है कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन हीलियम, तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए, पीरियड में चल रहे हैं तो जेड इफेक्टिव हीलियम की ओर बढ़ना चाहिए, तो हीलियम का क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रेडियाई कम होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वंडरवॉल का साइज ज्यादा होता है, तो वंडरवॉल इसमें पाया जाता है, तो इसके कारण वंडरवॉल बॉन्ड पाए जाने के कारण, रेडियाई पाने के जाने के कारण हीलियम का साइज ज्यादा होता है। वंडरवॉल रेडियाई बड़ा होगा किसी भी वन पीरियड के अंदर, कोवेलेंट से और मेटेलिक से। अगर हम देखें पीरियड में, सेकेंड पीरियड में अगर देखें हम कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन आते हैं, तो नियॉन तो एक्सेप्शनली वंडरवॉल होने के कारण सबसे पहले सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्रमशः हम वही रूल फॉलो करेंगे, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है। ऐसा ही सेम थर्ड पीरियड में होगा कि आर्गन सबसे बड़ा होगा, उसके बाद फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम क्रमशः छोटे होते जाएंगे। अगर हम ग्रुप में देखें, ग्रुप में अगर देखें तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप को देखते हैं, तो सबसे पहले इस पे क्या होता है कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये क्या होता है ग्रुप में नीचे जाने पर तो क्रमशः क्या होना चाहिए, अब सेल इंक्रीज हो रहे हैं तो रेडियाई बढ़ना चाहिए। 13 से 18 तक ऐसा होता है, बस एक जगह को छोड़ के, एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच। एल्यूमिनियम का साइज एक्सेप्शनली बड़ा हो जाता है गैलियम से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इससे पहले 3D सीरीज के इलेक्ट्रॉन पाए जाते, 3D सीरीज पाया जाता है। 3D सीरीज के कारण उसमें डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और डी डिफ्यूज होने के कारण उसमें जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा डेंसिटी, तो उसके कारण उसमें पुअर शील्डिंग होता है। पुअर शील्डिंग कॉजेस करता है, मतलब इसमें जो सिग्मा आएगा वो डिक्रीज हो जाएगा, तो हम जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू सिग्मा जेड माइनस सिग्मा जानते हैं, तो उसके न्यूक्लियर चार्ज जो है एक्सेप्शनली इंक्रीज हो जाएगा, और इसके कारण ही इसमें एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, साइज गैलियम से बड़ा हो जाएगा, तो जेड इफेक्टिव यहाँ पर बढ़ जाता है गैलियम में। लेकिन ये इसको हम डी कॉन्ट्रैक्शन और स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। देखने वाली बात ये है, ये गैलियम से जर्मेनियम में जैसे ही आते हैं, ये इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, ये बहुत पुअर इफेक्ट है। अब हम अगर हम देखें कि अगर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, ये सब में देखें, इससे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप में। फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप में देखते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, रेडियम। तो इसमें क्या होता है कि इस सब में भी तो वो रूल फॉलो करता है, ग्रुप में बढ़ता है, लेकिन इसमें भी एक जगह एक्सेप्शन आता है। स्कैंडियम का साइज बड़ा होता है फ्रांसियम से, और बेरिलियम का साइज बड़ा होता है रेडियम से। इसको रिलेटिव स्टिक इफेक्ट कहते हैं। इसका क्या कारण है, रिलेटिव स्टिक पे, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। रिलेटिव स्टिक इफेक्ट क्या होता है, इसको हम आगे स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है कि हैवियर एलिमेंट में ही रिलेटिव स्टिक इफेक्ट लगता है, हायर एलिमेंट में, हैवियर और हायर एलिमेंट में क्या होता है कि हम अगर देखें 6th पीरियड में लेंथेनम के बाद क्या होता है कि 14 एफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, जिसके कारण ये पुअर शील्डिंग कॉज करता है।
पुअर शील्डिंग करने के कारण क्या होता है, इसमें सिग्मा डिक्रीज हो जाता है, तो इसमें जिसे हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, तो इसमें सिग्मा डिक्रीज होने के कारण जेड एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और सिग्मा बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण क्या होता है कि इसका साइज डिक्रीज हो जाता है, और इसका इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव होने से साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि सीजियम के बाद ही ये पाया जा रहा है, फ्रांसियम के पहले पाया जा रहा है, तो क्या होगा, सीजियम वाले में तो इसका इफेक्ट नहीं शो करेगा, क्योंकि सीजियम के पहले पाया नहीं जा रहा था फिफ्थ पीरियड में, ये सिक्स पीरियड में पाया जा रहा है सीजियम के बाद, तो इसमें साइज डिक्रीज हो जाता है, और यही रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है जिसके कारण फ्रांसियम का साइज सीजियम से कम होता है और रेडियम का साइज बेरिलियम से कम होता है। अब रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम वेलोसिटी का एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, 2.8 इंटू 10⁶ जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसमें क्या होगा, जेड बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है, जिससे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एक्सेप्शनली 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, एकदम ज़्यादा ही डिक्रीज हो जाता है क्या, सिग्मा, और चार्ज एकदम ज़्यादा ही इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो उसमें रिलेटिव मास का फॉर्मूला हम जानते हैं, m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है, एम नॉट एक्चुअल मास है और वी स्क्वायर क्या है, सी की ओर जा रहा है, मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, हम सबसे पहले देखे हैं कि सीजियम और फ्रांसियम में क्या हो रहा है, 7s का क्या हो रहा है, अंदर की ओर पेनिट्रेशन हो रहा है। पेनिट्रेशन होने से क्या हो रहा है कि अंदर की ओर धंस रहा है, अंदर की ओर धंसने से इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, अंदर की ओर आ रही है। तो वेलोसिटी अचानक से अंदर की ओर आने के कारण इसका वेलोसिटी जो है लाइट की वेलोसिटी की ओर c के बराबर होने की ओर जा रहा है। तो c की ओर बराबर होने के कारण क्या हो जा रहा है, यहाँ भी ये भी c अपॉन सी होकर 0 हो जाएगा, और 0 होने के कारण क्या हो जाएगा, m अपॉन 0 होने से इन्फिनेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो मास क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव की ओर टेंड करने लगेगा। तो इन दिस केस मास इज इन्फिनेटिव। मास अगर इन्फिनेटिव होने की ओर गया तो हम बोर इक्वेशन से जानते हैं एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो अगर r इक्वल टू देखें तो एन एच अपॉन 2 पाई एम वी, क्योंकि मास और वेलोसिटी दोनों ही टू मच हाई हो रहे हैं, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, r डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है ये, क्योंकि ये मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, मतलब कि ये नीचे के साइड है, इसके कारण ये बहुत ज़्यादा ही क्या करेगा, साइज को डिक्रीज करने लगेगा। अब देखते हैं कि सीजियम और फ्रांसियम का जो रेडियाई होता है, क्योंकि 6s में कौन प्रेजेंट होता है, सीजियम का इलेक्ट्रॉन, और 7s में प्रेजेंट होता है फ्रांसियम का इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके 7s से पहले 14 इलेक्ट्रॉन 4f में आते हैं, जो पुअर शेडिंग करते हैं, जो क्या करते हैं, जेट इफेक्टिव को हाईली इंक्रीज करते हैं, जिससे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और f के ऑर्बिटल बहुत ज्यादा क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, जिसके कारण ये अंदर की ओर किसको आने देते हैं, s के ऑर्बिटल को। डिफ्यूज होने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, जिसके कारण ये अंदर भी आने देते हैं। सो s क्या पेनिट्रेट करता है, क्योंकि अट्रैक्शन भी ज्यादा है और डी डिफ्यूज है, जिसके कारण ये शेडिंग कम कर रहा है, तो ये अंदर की ओर आने देते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, 7s अंदर की ओर पेनिट्रेट करता है, जिससे साइज कम हो जाता है। ये थ्योरेटिकली हुआ, ऊपर हमने जो बोर इक्वेशन और वेलोसिटी और मास से इसको प्रैक्टिकली या फिर कैलकुलेशन से हमने इसको फाइंड कर लिया। अब अगर हम देखें कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, जो ये थर्ड से 12th ग्रुप तक का अगर हम ऑर्डर देखें, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम जानते हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन मतलब कि सेल के नंबर इंक्रीज होने के कारण रेडियाई इंक्रीज होना चाहिए, जो कि स्कैंडियम, यूट्रियम और लेंथेनम में हम साफ देख सकते हैं, ऐसा होता है। लेकिन हम देखते हैं क्योंकि लेंथेनम आता है 58 से 71 के बीच लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन पाया जाता है, तो उसके कारण क्या होगा कि इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि 14f ब्लॉक एलिमेंट के आने के कारण पुअर शेडिंग का इफेक्ट ये होता है कि लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन से क्या हो जाता है, जेड इफेक्टिव इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि ग्रुप में आगे मतलब पीरियड में ये जो 6th पीरियड है, इससे आने वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, अपना साइज जो है 5th पीरियड के एटम के बराबर रखने लगते हैं। तो इसके कारण 4 से 12th
थर्ड का तो हमने देख लिया कि स्कैंडियम, यूट्रियम और लेंथेनम में क्या हो रहा है, साइज कम से कम बढ़ रहा है। लेकिन ग्रुप 4 से 12 तक अगर जाएं तो 3D का साइज 4D के साइज से छोटा होता है और 4D और 5D बड़े होते हैं। मतलब 3D छोटा, फिर 4D बड़ा, और 4D 5D लगभग बराबर होते हैं। ऐसा मात्र इस कारण होता है क्योंकि यहाँ जेड इफेक्टिव बहुत होगा, बड़ा ज़्यादा होगा। एफ ब्लॉक में एफ का लॉब जो होता है डिफ्यूज होता है, और ये क्या करता है, शेडिंग कम करता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम कम होने के कारण पोर करता है और दूसरे को पेनिट्रेट भी होने देता है। अगर हम देखें इसमें पीरियड में अगर देखें तो क्रमशः देखें तो 1 से 5 डी का अगर इलेक्ट्रॉन फिलिंग देखें तो इसमें 5 ऑर्बिटल पाए जाते हैं, जिसमें अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलिंग के देखें तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम, इसके नाम तैयारी की जगह मैंने मैग्नीज तक क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री करेंगे। हर जगह की यहाँ पर क्रोमियम कन्वर्टेड डी सिस्टम होगा, फिर भी यहाँ पर सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये इसका इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन इतना ज्यादा नहीं होता है कि वो जेड इफेक्टिव को मात दे दे, और क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्रमशः बढ़ते जाता है। और इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, साइज डिक्रीज होते जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, साइज जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के बराबर भी हो जाता है। कब? जबकि आयरन, कोबाल्ट और निकिल में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होने लगता है। पेयरिंग कैसे होगा कि जहां सिंगली ऑक्यूपाइड थे वहां 3 और इलेक्ट्रॉन सिंगली आके इसमें 2 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल रहेंगे और 2 डबली ऑक्यूपाइड 3 डबली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल रहेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने के कारण क्या हो जाएगा कि रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, तो जेड इफेक्टिव के बराबर हो जाता है। यहाँ पर भी उसने जेड इफेक्टिव को डोमिनेट नहीं किया, इसलिए साइज लगभग बराबर रहता है। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें कि इसके कॉपर और जिंक में, क्योंकि इसमें 4 पेयरिंग और 5 पेयरिंग क्रम से हो रहा है, तो ये क्या करता है, जेड इफेक्टिव को मात दे देता है और इसकी साइज जो है इंक्रीज होने लगती है। अब ये कितना इंक्रीज होगा उसको हम एक ग्राफ से स्टडी करते हैं। जेड इफेक्टिव का ऑर्डर तो हमने ही देखा था कि जेड इफेक्टिव 2.85 प्लस 0.15 एन, जो कि हमने पहले स्टडी कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इसमें देखते हैं कि ग्राफ में पहले स्कैंडियम से क्या होता है, आयरन तक घट रहा है, आयरन से निकिल तक ये क्रमशः बराबर रह रहा है ग्राफ में, और उसके बाद को निकिल के बाद क्रमशः ग्राफ फिर से चढ़ रहा है। तो इसके याद रखने के लिए एक फॉर्मूला याद रखते हैं, स्कूटी में जिंक मन विजय कर, स्कूटी में जिंक मन विजय कर, काफी क्यों नहीं पिया। स्कूटी में जिंक मन विजय कर, कॉफी क्यों नहीं पिया, इसका फॉर्मूला है। इसमें स्कूटी से स्कैंडियम, टाइटेनियम, और जिंक से जिंक, और मन से मैग्नीज, और विजय से वेनेडियम, कर से क्रोमियम, और कॉफी से कॉपर, और फी से आयरन, और क्यों नहीं से कोबाल्ट निकल। इस फॉर्मूला में हम ध्यान दें तो सब ऑर्डर तो समान आ रहा है, लेकिन जिंक में डबल पेयरिंग होने के कारण जिंक का क्या हो जाता है, 5 के 5 पेयरिंग होने के कारण सारी चीज का तो हम क्या समझ सकते हैं, रीजन, लेकिन बस एक मैग्नीज है जिसका हम रीजन नहीं समझ पाएंगे। बाकी जिंक का क्या हो रहा है, सारा ज्यादा पेयरिंग होने के कारण इसका साइज एक्सेप्शनली क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, और ये टाइटेनियम के बाद आ रहा है और वेनेडियम से ज्यादा साइज रख रहा है। लेकिन इसके बाद जो मैग्नीज आ रहा है उसमें ऐसा कुछ भी ना होने के कारण ये एक्सेप्शनली जिंक के बाद आ रहा है। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। और कॉपर का भी हम रीजन समझ सकते हैं कि उसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग जो है जेड इफेक्टिव को मात दे दे रहा है। अब जैसे कि हमने ये 3D सीरीज के लिए निकाला, वैसे ही 4D और 5D सीरीज के लिए निकाल सकते हैं। सेम इसके नीचे अगर हम एटम को लगा दें तो वो उसके अकॉर्डिंग सेम रिजल्ट देता है। अब जैसे हमने रिलेटिविस्टिक इफेक्ट देखा था, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट में भी इफेक्ट डालता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट में थेलियम और जो पीबी है क्रमशः +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ज्यादा स्टेबल रहता है +4 और हायर ऑक्सीडेशन की स्टेट की जगह पे। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें एस में रिलेटिविस्टिक इफेक्ट लगता है जिसके साइज में कंस्ट्रक्शन होता है और फर्दर एक्साइटेशन +3 कंपाउंड या +12 कंपाउंड के लिए नहीं हो पाता है। अब हम देखते हैं आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई क्या होता है कि अगर एक एटम है जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, तो इससे अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करें तो ये पॉजिटिव बन जाएगा,
इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने के कारण इसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। प्रोटॉन ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन पे उसका कंट्रोल अच्छा हो जाएगा और इसके कारण उसके न्यूक्लियर का चार्ज जो है वो प्रभावशाली हो जाएगा, उसका जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने से साइज कम हो जाएगा। वैसे ही अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी प्रोटॉन से, तो न्यूक्लियर का चार्ज कम हो जाएगा। न्यूक्लियर का चार्ज कम होने से जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा और उसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एनायन में। अगर हम देखें आयनिक रेडियाई में क्या होगा कि ये जेड इफेक्टिव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के प्रोपोर्शनल होगा। अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है तो हम समझ सकते हैं कि उसका साइज बड़ा होगा। अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में रेडियाई देखें आयनिक रेडियाई से, तो अगर N3-, O2-, F-, नियॉन, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+ की ओर देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि क्रमशः इसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जा रही है और इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रह रहे हैं। तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण क्या होगा, इसमें न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा जिसके कारण जेड इफेक्टिव हाई होगा और इससे क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। अब एक देखने वाली बात है कि हम जानते हैं कि वंडर वॉल रेडियाई बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन मैंने सबसे पहले ही कहा था कि नियॉन में वंडर वॉल साइज तो है, वंडर वॉल रेडियाई तो है, पर देखने वाली बात है यहाँ पर हमने आयनिक रेडियाई की कंपैरिजन की है, ना कि कोवेलेंट और मेटेलिक की। तो अगर हम एक ही पीरियड में कोवेलेंट और मेटेलिक रेडियाई वंडर वॉल रेडियाई से कम होते हैं, लेकिन आयनिक रेडियाई का ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आयनिक रेडियाई की हम नहीं देखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आयनिक रेडियाई में ऐसा क्यों नहीं होता है कि वंडर वॉल रेडियाई ज़्यादा बड़ा हो जाए। इसलिए नहीं होता है क्योंकि वंडर वॉल रेडियाई में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो बराबर रहेगी, लेकिन आयनिक रेडियाई में क्या होता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है प्रोटॉन की संख्या, कभी कम भी हो जाता है, इसलिए वो डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम फ्लोरीन माइनस में देखें तो वहाँ पर क्या हो गया, प्रोटॉन की संख्या कम है और सोडियम प्लस में अगर देखें तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है। अगर हम क्वेश्चन की ओर देखें कि हाइड्रोजन और हीलियम में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट लगता है, क्या लगेगा कि हीलियम का क्या वंडरवॉल ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि ये आयनिक स्टेट नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि वंडरवॉल ज़्यादा है। तो ये है, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर वंडरवॉल ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनने की संभावना है या फिर यह आयनिक स्टेट नहीं है। अगर हम क्रोमियम 2+, क्रोमियम 3+, क्रोमियम 4+ और क्रोमियम 5+ में देखें तो क्रमशः इसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। तो हम जानते हैं कि साइज क्या होता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो साइज कम से कम घटेगा। अगर नाइट्रोजन 3-, नाइट्रोजन 2-, नाइट्रोजन माइनस और नाइट्रोजन की ओर देखें तो नाइट्रोजन 3- में नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, जिसके कारण क्या है, वो साइज के प्रोपोर्शनल होता है रेडियाई के, तो यहाँ N3- का साइज ज़्यादा होगा। अब हम दो इम्पोर्टेंट एग्जाम देखेंगे जिसमें से एक गेट में आया हुआ क्वेश्चन ये है कि हम हाइड्रोजन माइनस और फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडाइड माइनस, जिसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड भी कहते हैं, हाइड्राइड भी कहते हैं इसे। तो अगर इन्हें देखें तो इनका साइज का ऑर्डर क्या होगा, तो इसमें एक्सेप्शनली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो समान रहते हैं कि साइज बढ़ेगा, लेकिन हाइड्राइड क्या होता है, ब्रोमीन के बाद आता है, ब्रोमीन माइनस ब्रोमाइड के बाद हाइड्राइड आएगा, उसके बाद आयोडाइड आएगा, तो ये ब्रोमाइड से भी ज़्यादा साइज रखता है इफेक्ट। अब हम इसको एक्सेप्शनली मान सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं इसका जेड इफेक्टिव हाईली डिक्रीज होता है क्योंकि इसके एक प्रोटॉन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक साथ रह रहे हैं। अगर हम मैग्नीशियम 2+ और लिथियम प्लस का देखें साइज, तो इसमें मैग्नीशियम में एक सेल एक्स्ट्रा आने के बावजूद ये क्या होता है, इसमें मैग्नीशियम में एक सेल एक्स्ट्रा आने के बावजूद क्या होगा, मैग्नीशियम का साइज डिक्रीज होगा और लिथियम में साइज बड़ा होगा। इसमें एक सेल कम है, फिर भी एक सेल इंक्रीज होने के बाद भी इसका साइज छोटा होना ये दर्शाता है कि इसमें चार्ज बहुत हाई है, जिसके कारण ये कॉन्ट्रैक्टेड रहता है। तो मैग्नीशियम 2+ होने का कारण ही इसका साइज जो है लिथियम प्लस से कम रहता है। थैंक यू। आगे का हम आगे की क्लास में देखेंगे।